गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। मगध आईएएस आज से एक करेंट अफेयर की नई सीरीज शुरू करने जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड पर कि करेंट अफेयर समझ में नहीं आती, करेंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, तो आज हम उन्हीं स्टूडेंट की समस्याओं को दूर करने के लिए करेंट अफेयर की नई सीरीज शुरू किया है हमने। इस करेंट अफेयर में सिर्फ हम आपको ये बताएंगे करेंट अफेयर होती क्या चीज़ है, इसे पढ़ा कैसे जाता है। हर दिन हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, प्रतिदिन हजारों घटनाएं घटती रहती है। क्या वो सभी करेंट अफेयर होती है? नहीं। करेंट अफेयर पकड़ने के लिए, आपको समझने के लिए उनके दो चीज़ों को समझना होगा। आज हम सिर्फ करेंट अफेयर को आपको सिखाएंगे कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, ताकि आप खुद से करेंट अफेयर को पकड़ पाएँ। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि आप हम पे निर्भर न रह करके आप खुद से करेंट अफेयर पढ़ सके, घटनाओं को विश्लेषण कर सके। हम आज उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और फिर अब हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में करेंट अफेयर होती क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं करेंट अफेयर की चीज़ों को। तो आज हमने देखा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो घटनाएं घटी है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम दीजिए, सिविल सर्विस की कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या जेपीएससी, कोई भी अगर आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देते हैं तो सिविल सर्विस का एक अलग पैमाना होता है, उसकी अपनी एक अलग मापदंड होती है। उसी मापदंड पर खरा उतरने के लिए आपको अपने से पढ़ने का तरीका बदलना होगा। क्योंकि करेंट अफेयर, हजारों करेंट अफेयर रोज़ घटनाएं घटती है, तो क्या वो सभी यूपीएससी या सिविल सर्विस के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो वो कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम पकड़ सकें कि वो सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको कारगर है। यही कॉन्सेप्ट पकड़कर आप करेंट अफेयर अपने बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो करेंट अफेयर पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं। अगर आप इन 2 तरीकों पर अमल करते हैं तो आप खुद ब खुद आप करेंट अफेयर पकड़ना सीख जाएंगे। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले ये हमें देखना है कि वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, क्या उसका अतीत से कोई संबंध है? कोई अतीत उसका रहा है? क्या उसका कोई संबंध रहा है? अगर रहा है तो हम उसके देखेंगे कि तो उसका महत्व क्या रहा था भाई, कि वो घटनाएं आज भी घटी है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये 2005 की घटना है, लेकिन आज 2020 में 15 साल के बाद भी आज ये घटनाओं को आज चर्चा में आ गया ये घटना। तो हम ये देखेंगे जब ये 2005 में बनी होगी, उस समय के लिए करेंट अफेयर रही होगी, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो क्या ये घटनाओं का अतीत से संबंध रहा है? जैसा कि आप सभी अभी जान रहे हैं कि ये चैप्टर अभी किस लिए महत्वपूर्ण है, अभी हम दिखाएंगे। तो कोई भी घटना घट रही है, सिर्फ हम उसको ये देखेंगे कि क्या उन घटनाओं का अतीत से कोई संबंध है। अगर उन घटनाओं का अतीत से संबंध है तो हम मान लेंगे कि वो घटना यूपीएससी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर उस घटना का वो अतीत से संबंध नहीं है, इसका मतलब कि नया घटना घट रहा है, तब हम उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्या वो भविष्य में उसका महत्व होने वाला है, जैसा कि हम दूसरे में देखेंगे। अगर वर्तमान घटनाओं का भविष्य में कोई महत्व होने वाला है तो वो सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर उसका कोई महत्व नहीं है, जैसे हजारों घटनाएं आज घटती रहती है और उसको करेंट अफेयर के नाम पर आपके सामने परोस दिया जाता है, जो और आप बिना देखे सोचे समझे उसे याद करने लग जाते हैं। कभी नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है पढ़ने का। आपको उन घटनाओं पर विश्लेषण करना है। जैसे आरोग्य सेतु, ये आरोग्य सेतु नई घटना घटी है, ये नया ऐप बना है। अब आपको विचार करना है कि क्या इस घटना का अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल में इसका कोई यूज है। अगर इसका कोई यूज है अगले 10 साल, 15 साल तक, तो ये सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर इसका कोई आगे भविष्य में कोई यूज नहीं है तो इसको मान लीजिए कि ये सिविल सर्विस की दृष्टि से कोई काम का नहीं है। तो अभी हम विचार करेंगे, यही विचार आपसे सिविल सर्विस करवाता है। अगर ये विचार आप करने में सक्षम हैं तो आप सिविल सर्विस के करेंट अफेयर को पकड़ सकते हैं, और नहीं अगर ये विचार आप करते हैं तो फिर रटते रह जाएंगे, कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो करेंट अफेयर पढ़ने का सिर्फ 2 ही तरीका होती है। वर्तमान घटनाओं का अतीत से क्या संबंध है,
हम पहले उसके अतीत को जानेंगे कि क्या वास्तव में वैसे अतीत में कोई घटना वैसी है। जैसे आज वायरस की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, तो क्या वायरस आज की नई चीज़ है? नहीं है। इसकी खोज सबसे पहले 1892 ईस्वी में रशियन वैज्ञानिक ने कर चुका था और वो आज भी इसका रिलेवेंस बना हुआ है इस वायरस का। इसलिए हर एग्ज़ाम में वायरस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यही करंट अफेयर का मतलब होता है। और दूसरी है कि जो वर्तमान घटनाएं घट रही है, नई कोई घटना घट रही है, उसका क्या अगले 10 साल, 15 साल, 20 सालों में उसका क्या रिलेवेंस, महत्व होने वाला है, वही करंट अफेयर है। तो इन्हीं दो चीज़ों को आपको जो भी अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, अगर कोई नई घटना लगे तो उस पर ठहर कर वहाँ विचार करें कि क्या अगले ये 10 सालों में इसका रिलेवेंस है। अगर है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आज आया राम गया राम कि जैसा अगर है तो फिर वो आपके काम के लायक नहीं है। वो फिर वो हम इन दोनों से रिलेशन बना करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम महीने में 3 बार 3 वीडियो हम लाएंगे करंट अफेयर पे, जो 10-10 दिन के होगा। तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच आज हम देख रहे हैं कुछ घटनाओं को। अगले दिन हम लाएंगे 10 अप्रैल से 20 अप्रैल, अगले दिन लाएंगे हम 20 अप्रैल से 30 अप्रैल। और एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम होती है, इसके लेवल की घटनाएं बहुत कम घटती है। महीने में 10 से 12 ही ऐसे घटना होती है जो सिविल सर्विस के लायक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है, एक फैशन बन ही गया है कि जो कुछ भी घट रही है वो सब करंट अफेयर है, वो सब करंट अफेयर बना के परोस दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। तो महीने में 10 से 12 ऐसी घटनाएं ही घटती है जो सिविल सर्विस के लायक हो। तो क्यों ना हम उन्हीं 10-12 घटनाओं पर फोकस करें जो हमें एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती है। तो आपको उन्हीं 10-12 घटनाओं को देखना है। ज़्यादा घास फूस इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, जो आजकल करंट अफेयर के नाम पे घास फूस आपको परोसा जाता है। बिल्कुल उससे सतर्क रहना है, तभी आप वास्तव में सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं। आइए अब हम कुछ घटनाओं को देखते हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं। क्या उसका कोई अतीत से संबंध रहा है? अगर रहा है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं एक एक घटनाओं को। अभी एक चर्चा में आया है वायरस, और उस वायरस को आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस के बारे में। अब ये कोरोना वायरस सिविल सर्विस में कभी नहीं पूछेगा। ये पूछेगा आपसे वायरस के बारे में पूछेगा, जो वायरस की अतीत है उसके बारे में ये पूछता है जाकर के, कि उसका अतीत से अगर कोई संबंध रहा है तो वहाँ जाकर के ये पूछेगा सिविल सर्विस। यही इसकी खासियत होती है। अब हम जरा देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। आज हमारे देश में, आज हमारे ही देश नहीं पूरे विश्व में ये आपदा आई हुई है, डिजास्टर आज आई हुई है। आपदा या तो प्राकृतिक आ सकती है या मानव निर्मित हो सकती है। तो आज कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पे है। लोग मजबूर हो गए हैं अपने घरों में रहने के लिए, उत्पादन के साधन, सारे साधन बंद हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू कर दिया गया है। और ये ऐसे आपदा प्रबंधन लागू किया गया है कि अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा हो सकती है, 1 साल 2 साल जुर्माना भी हो सकता है। तो पूरा देश आज इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के छत्र छाया में जी रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले ये 2005 में बन चुकी है। आज हम 2020 में जी रहे हैं और 2005 में ये घटना घट चुकी है, तो फिर इसका महत्व हो गया है। तो सिविल सर्विस अब इसके प्रावधानों के बारे में पूछेगी, तो उसके प्रावधान को आपको याद होने चाहिए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? ये 2005 में। 2005 में ही क्यों बनाया गया? तो आपको याद होगा 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आया था। तो उस समय राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाने वाला कोई नहीं था, तो कुछ समाज सेवी संगठन मिल करके ये काम करते थे। तब राष्ट्रीय स्तर पर ये महसूस किया गया कि एक हमारे पास ऐसा फोर्स होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो देश में कहीं भी आपदा अगर आए तो वो उसको मैनेज कर ले। फिर इसके बाद आपको याद होगा 2004 में बहुत बड़े स्तर पर सुनामी आई थी, उसमें हजारों लोग मर गए थे। हमारे तमिलनाडु में ही लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय हमारे पास संगठित रूप से कोई ढांचा नहीं था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस आपदा से निपट सके।
इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एक हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा होना चाहिए संस्थान जिसको आपदा के समय वो मैनेजमेंट कर सके। तो हमने बनाया, भारत सरकार ने बनाया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ताकि देश में कोई आपदा अगर आ जाए तो उन आपदा से निपटने के लिए एक संगठित रूप से हमारे पास फोर्स हो। तो आपदा किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या उपेक्षा से पनपने वाली कोई महाविपत्ति। तो आज हमारे पास ये महाविपत्ति आई हुई है, ये महाविपत्ति आज हमारे सामने उपस्थित हो गई है। अब इसमें प्रावधान क्या है? इस प्रबंधन में एक प्रावधान किया गया, दो प्रावधान किया गया इस प्रबंधन में। इसमें कहा गया कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, उस अथॉरिटी का नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक अथॉरिटी बनाया गया और ये कहा गया कि यही अथॉरिटी पूरे देश भर में जितने भी आपदा आती हैं उन आपदाओं को मैनेजमेंट करेगी। तो इसका नाम रखा गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये बनाया गया। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान देना है। यह कौन से मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो यह गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है और होम मिनिस्ट्री के ही दिशा निर्देश के अनुसार ये अपना काम करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी इसमें कुल 9 मेंबर होते हैं। 9 मेंबर में से एक मेंबर उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और बाकी अन्य जो सदस्य होते हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। तो ये ऑप्शन बना करके आपसे या तो पीसीएस में पूछा जा सकता है या तो सिविल सर्विस में इसके कोई ना कोई एक प्रावधान के बारे में ही जरूर वो पूछ सकता है। अब इसके अंतर्गत एक ये चीज़ महसूस की गई कि हमने अथॉरिटी तो बना दिया, लेकिन वो कहाँ से चीज़ें बनेंगी जो लोगों की जा करके तत्काल वहाँ राहत पहुँचाया जाए। तब जाकर के ये महसूस किया कि एक हमें एक फोर्स बनाना पड़ेगा, एक हमें ऐसा फोर्स बनाना होगा जो आपदा के समय वो त्वरित रूप से वहाँ जाकर लोगों की सहायता करे। तब हमने एक फोर्स बनाया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसके शॉर्ट में हम एनडीआरएफ कहते हैं। ये एनडीआरएफ किसके अंतर्गत बनाई गई है? तो वो इस अथॉरिटी के अंदर में काम करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अंडर में काम करती है ये दोनों। तो एक सवाल यहाँ से आपसे ऑप्शन बनाकर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान हैं। तो एक प्रावधान इसके अथॉरिटी बनाने के लिए है और दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत एक फोर्स बनाने की है, एनडीआरएफ, कि भाई यही तो जाकर के वहाँ राहत पहुँचाएगा। और आप कुछ सालों में या पढ़ते होंगे कि जब सुनामी आने की चेतावनी दी जाती है तो तटीय इलाकों में सबसे पहले ये एनडीआरएफ फोर्स को वहाँ भेजा जाता है। तो वहाँ पर इसलिए इन्हीं सब सहायता करती है और आपदा आने से पहले ही ये बचाव या राहत कार्य में ये फोर्स जुट जाती है। तो आप देखेंगे कि एनडीआरएफ की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, इसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है इसके। तो ये कहाँ से आते हैं इनमें फोर्स? तो इनमें फोर्स जो बीएसएफ में पहले से ही सेवा दे रहे होते हैं या सीआईएसएफ या सीआरपीएफ या आईटीबीपी के जो फोर्स में जो पहले से ही रहते हैं उन्हीं लोगों में से चुन करके एनडीआरएफ बनाया जाता है। तो सभी राज्यों में लगभग एनडीआरएफ की एक व्यवस्था की गई है। इन्हीं की तर्ज पर राज्य सरकारें भी एसडीआरएफ फोर्स गठन कर रही है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो स्टेट भी बना रही है इन्हीं के आधार पे। तो हमें यही चीज़ ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ये अब आज पहली बार 2005 में ये बनी थी, लेकिन आज पहली बार ये 24 अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू है। और इसका उल्लंघन कैसे लोग कर सकता है? जैसे आपदा का मतलब क्या है? राहत पहुंचाना। अगर राहत पहुंचाने में कोई सरकारी कर्मी को प्राइवेट व्यक्ति अगर उसे बाधा डाल रही है तो वो इसके दायरे में आ जाएगा और उस पर 1 साल 2 साल के जेल की सज़ा हो सकती है। तो ये इसमें प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में आपको अच्छी तरह से जानना है। तो फिर हम वही कहते हैं, वर्तमान घटनाओं का अतीत से क्या संबंध है? वर्तमान में ये घटना घटी कि 24 अप्रैल को ये प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया गया आपदा। फिर अब हम इसको तुलना करें, क्या ये अतीत में इसका है? तो अतीत में बहुत इसका महत्व है, महत्व अतीत से ये जुड़ा हुआ है।
तो ये इम्पोर्टेंट हो गई। अब आते हैं हम दूसरे, आप एक और चीज़ सुन रहे होंगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये 1955 में ये कानून बनी थी और आज भी इसका रिलेवेंस है, आज भी इसके महत्व है। तो ये करेंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये 1955 में बनाई गई थी कि हम लोगों के या उपभोक्ताओं की उपभोग करने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो अति आवश्यक होती है, उसे किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता है। ये कानून 1955 में बनी थी, लेकिन ये आज फिर चर्चा में आ गई क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरीके से कुछ वस्तुओं को इस आवश्यक अधिनियम में डाल दिया है। जैसे मास्क को इस आवश्यक वस्तु अधिनियम में अभी डाला गया है, पहले ये नहीं था, अभी डाला गया है, तो ये चर्चा में आ गया। तो अब हमें यही ध्यान देना है कि क्या इसका इस घटना का अतीत से कोई संबंध रहा है। आज ये घटना घट रही है, अतीत से इसका संबंध बहुत गहरा संबंध रहा है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब लागू किया गया, क्यों है ये, तो उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्ध सुनिश्चित कराने तथा कपटी व्यापारियों के शोषण से उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया, उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। तो कपटी व्यापारियों को से तो आप तो भली भांति परिचित होंगे, वो हर जगह पाए जाते हैं। तो उन्हीं से बचाने के लिए ये आवश्यक वस्तु अधिनियम ये हमारे यहाँ एक्ट बनाया गया था। तो जब ये बना था तो उस समय के लिए करंट अफेयर था, आज हमारे लिए अतीत में था, लेकिन इसकी इतनी इम्पोर्टेंस आज तक बनी रही कि ये फिर चर्चा में आ गया। तो यही हमें करंट अफेयर के तुलना करना होगा। तो इससे क्या होता है, इसमें 3 चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। एक होता है उत्पादन, फिर उसका मूल्य निर्धारण। ऐसा ना हो कि आपातकाल में या आपदा के समय में उस वस्तु का अचानक से मूल्य बढ़ जाए और ज़रूरत की चीज़ें लोगों के पास ना पहुंच जाए, तो सरकार उसका निर्धारण करती है। फिर उस चीज़ का वितरण की व्यवस्था सरकार करती है, जैसा कि अभी सरकार सभी ज़रूरी चीज़ों को वितरण करने में, व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। तो इन्हीं से हमारा एक सब्जेक्ट ये तैयार होता है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसी से जुड़ा हुआ है। जो हमारे ये पेपर 3 का इकोनॉमी का पेपर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बाकायदे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो हमें इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। इस पर भी जहाँ भी न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने के लिए मिले, आप वहाँ से इकट्ठा कीजिए और इस पर नोट्स बना कर रखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, जिसने पूरे विश्व को तहलका मचा रखा है, ये है वायरस से तो पूरी दुनिया परिचित है। तो अब हमें यही देखना है कि जो वायरस अभी वर्तमान में ये घट रही है, क्या इसका अतीत में कोई रिलेशन रहा है और क्या इसका भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये वायरस पूरी दुनिया को बदल के रख डाला है, हर ऐसी चीज़ को बदल डाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं किया होगा। तो ये भविष्य में भी प्रभाव डालने वाला है और इसका संबंध अतीत से भी रहा है, तो उसी को हम करेंट अफेयर कहेंगे। तो यही वायरस के बारे में हम देखेंगे। वायरस होती क्या चीज़ है, वायरस कहते किसे हैं। तो वायरस एक पैरासाइट होती है। पैरासाइट का मतलब होता है वह दूसरों पर आश्रित होती है। यह खुद नहीं न खा सकता है, न पी सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ये दूसरों पर आश्रित रहता है। लेकिन एक तरफ होती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी हम लोग परिचित हैं। ये सिंगल सेल्स का बना होता है। जैसे हमारी शरीर सेल्स से मिल करके बनी होती है, जैसे एक घर ईंटों से मिल करके बनती है, उसी तरह से हमारा शरीर, बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है। तो एक सेल से ये बैक्टीरिया का निर्माण होता है। तो हो सकता है वायरस और बैक्टीरिया के बारे में अंतर करने के लिए एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इन दोनों की हम तुलना करके देखेंगे। यह बिना सेल्स का होता है, इसमें कोई सेल्स नहीं होता है, कोई सेल्स नहीं होता है। और ये अधिकतर वायरस हानिकारक होते हैं। जितने भी वायरस अभी तक पैदा हुए हैं या हैं, उन सब खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे एड्स, जीका वायरस, इबोला वायरस, ये सब खतरनाक वायरस होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया खतरनाक नहीं होते हैं। बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाभदायक हो, लगभग 90% ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मनुष्यों के लिए लाभदायक हैं। उसी में से एक एग्जाम्पल में हम लेते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस
एक ऐसे बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करती है। कैसे करती है? तो दूध में, जैसे ही आप दूध अगर पीते होंगे तो दूध में मिठास लगती है, तो दूध में चीनी की मात्रा होती है। तो ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जैसे ही हम दूध में दही अलग से डालते हैं तो उसमें वो बैक्टीरिया जाता है उस दूध में, और वो बैक्टीरिया उस दूध में उपस्थित शुगर को यानी कि चीनी को खा जाता है, और बाकी जो बच जाता है वो लैक्टिक एसिड में बदल देता है उस दूध को, और जैसे ही वो बदल देता है वो दही बन जाता है, तो उसे ही हम दही कहते हैं। तो ये दही बनने की प्रक्रिया होती है। तो ये बैक्टीरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गंगा नदी में पाए जाते हैं, वहाँ के कीटाणुओं को खा जाते हैं, तो गंगा नदी का जल साफ बना रहता है। तो ये बैक्टीरिया के बारे में है। फिर वह वायरस ऐसा है कि यह हजारों साल तक मृत अवस्था में पड़ा रह सकता है, मरे हुए एकदम निष्क्रिय डिसएक्टिव पड़ा रह सकता है। लेकिन जैसे ही कोई जीवित सेल्स मिला इसको, जैसे ही संपर्क में आया कोई जीवित प्राणी के संपर्क में, वो उसके अंदर घुसकर ये एक्टिव हो जाएगा और फिर ये अपना काम करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ वायरस कोई पड़ा हुआ है, ये वायरस पत्ती के नीचे, पेड़ के नीचे या कहीं भी पड़ा हुआ है, हो सकता है कोई जानवर इस पत्ती को खा लिया, तो वो जानवर, ये वायरस उस जानवर के शरीर में चला जाएगा, और वो जानवर को जब अगर मनुष्य खाएगा तो वो वायरस उस मनुष्य में चला जाएगा। और इस वायरस के बारे में ऐसा ही कहा जा रहा है कि चाइना के कुछ चमगादड़ की प्रजातियों में ये वायरस पहले से था, तो उसको मनुष्यों ने खाया तो मनुष्य के शरीर में आ गया, कुछ ऐसा कहा जाता है। ये ऐसा वायरस होता है कि इस पर ना ही कोई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर दीजिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कितना भी लो टेम्परेचर में इसको रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे वायरस होती है। तो ये एकदम अद्भुत चीज़ है वायरस की, और इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जबकि बैक्टीरिया को देखने के लिए सिंपल सा कोई भी माइक्रोस्कोप लाइए, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बना हुआ है, इसी से ये देखा जा सकता है। और वायरस या तो डीएनए में रह सकता है या तो आरएनए में रह सकता है, ये दोनों में नहीं रह सकता है, जबकि बैक्टीरिया दोनों में रह सकता है एक साथ, जबकि वायरस सिर्फ और सिर्फ एक ही में रह सकता है, या तो डीएनए में या तो आरएनए में। तो इनमें से कोई भी पॉइंट यूपीएससी सिविल सर्विस आपको ये स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है। तो हमें ये नहीं देखना है कोरोना क्या है, ये कुछ नहीं है, हमें उसके मूल चीज़ों पे जाना है, वायरस पे जाना है। अब आपके लिए एक टास्क ये है कि अब वायरस से जितने भी रोग होते हैं ये अब आपको याद करने हैं, क्योंकि सिविल सर्विस इसके उतनी गहराई में जा करके पूछेगा आपसे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चेचक होती है और भी बहुत सारे रोग होते हैं वायरस से, उनकी आपको एक लिस्ट बना करके आपको नोट्स बनानी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो करना चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट नहीं हैं, क्योंकि सिविल सर्विस बहुत गहराई में जा करके पूछती है, ये ऊपर वो सवाल नहीं पूछती है। तो अब आपको विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इन तीनों के बारे में कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से उसके इलाज के साधन हैं, ये सब आपको उस पर एक नोट्स बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। देखने में छोटा है लेकिन काम ये बहुत बड़ा कर रहा है। तो इस तरह से हमें विषाणु के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में जानना है। इसके बाद अब हम आगे आते हैं भाई, आरोग्य सेतु। ये एकदम से नई घटना है, तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वर्तमान घटनाओं का भविष्य में क्या महत्व होने वाला है। उस दृष्टि से हमने ये देखा तो आरोग्य सेतु नाम का एक नया ऐप बना हुआ है। तो क्या ये भविष्य में उपयोगी है? बहुत उपयोगी होने वाला है। आज हम जिस तरह से इस उपयोग के मदद से यह बताने में सक्षम है ये कि आपको वायरस के प्रभाव में आप आए हैं नहीं आए हैं। हो सकता है भविष्य में ऐसे ही और भी ऐप बना करके जो खतरनाक बीमारी है उससे भी
सावधान रहने के लिए ऐसे ऐप बनाए जा सकते हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव हो रहा है, तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है भविष्य में। तो हर एक रोग के बारे में ऐप बन सकता है और हम घर बैठे बैठे अपने रोग के बारे में जान लेंगे कि हमें कौन सी रोग हुआ है, और उसी के हिसाब से हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अगर हमें बहुत पहले ही, अगर जैसे कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी 10 साल 15 साल के बाद पता चलती है, लेकिन जैसे ही पहले कैंसर का अटैक हुआ वैसे ही अगर हमें पता चल जाए तो ये बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो भविष्य में ऐसे ऐप बनाए जा सकते हैं, इसलिए आरोग्य सेतु नाम का ऐप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर सिविल सर्विस में पूछ लिया तो ठीक, नहीं पूछा तो बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस इन एग्ज़ामों में तो पूछ ही सकता है। इसलिए आपको इस ऐप के बारे में बहुत ही तरीके से याद करना है। तो 2 चीज़ें याद करना है, ये किस मंत्रालय ने जारी किया है, आरोग्य सेतु ऐप कौन से मिनिस्ट्री ने जारी किया है। तो हमारे यहाँ एक आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए है, किसी अन्य बीमारी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु है। अब आपके ऊपर है, अब आप बताइए कि और भी हमारे देश में कौन कौन से ऐसे ऑफिशियल ऐप बनाए गए हैं जिनसे सरकार हमसे मदद लेती है या हम सरकार से मदद ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरोग्य सेतु। तो हमने किस पर ये तुलना किया, कैसे हमने जाना कि आरोग्य सेतु महत्वपूर्ण है, तो हमने इस पर विचार किया कि क्या आगे महत्व होने वाला है, तो होने वाला है इसका महत्व, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। वरना आपके मोबाइल में हज़ारों ऐसे ऐप होंगे जिसका भविष्य में कोई ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी आप उसका यूज करते हैं, वो सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी पर हमें देखना है। अभी कुछ दिनों से एक शब्द बहुत चर्चे में आ गया था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये क्या चीज़ है? अभी हमने भी अभी नया ही सुना था, लेकिन ये बहुत पहले से इसका यूज होता है। ये एक एंटी मलेरिया है। मलेरिया जब होती है रोग, मलेरिया, तो उसको एंटी मलेरिया, उसके निवारण के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी जाती है। तो अमेरिका के रिसर्च एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने ये सूचना दी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार हो सकती है। तो ये चर्चा में आ गया। तो जब चर्चा में आ गया तो फिर हम देखेंगे कि क्या इसका भविष्य वर्तमान में कोई संबंध रहा है। तो वर्तमान में ये एंटी मलेरिया से लड़ने में सक्षम था, भविष्य में क्या उपयोग हो सकता है, हो सकता है। तो इसलिए ये शब्द इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है इसका आपका सूत्र पूछ लिया जाए तो C18H26CIN3O, ये इसका रासायनिक सूत्र बनाया गया है। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए, तो ये आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद एक नया शब्द आया है दोस्तों, तबलीगी जमात। फिर हम इस पर तुलना करेंगे कि क्या ये तबलीगी जमात जो वर्तमान में हमने नाम सुना है, क्या अतीत से इसका संबंध है? बहुत अतीत से संबंध है दोस्तों, ये कोई आज नया नहीं आया है। इसकी स्थापना 1926 में ही हो चुकी थी। हरियाणा के मेवात जगह पे ये इसकी स्थापना 1926 में ही इसकी कर दी गई थी, और इसका मुख्यालय निजामुद्दीन औलिया दरगाह, जहाँ नई दिल्ली में निजामुद्दीन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो तबलीगी का मतलब होता है मुख्यालय, हेडक्वार्टर होता है। तो ये तबलीगी वहाँ पर जमा होते हैं। जमात का मतलब लोगों का समूह। तो इनका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? और मरकज आप नाम सुनेंगे। मरकज का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, अल्लाह के संदेशों को प्रचार प्रसार करना, इन लोगों का मुख्य काम होता है। तो इनका 3 सिद्धांत होता है, अल्लाह पर भरोसा करना, नमाज करना और नीयत साफ रखना। ये इन लोगों का मेन मकसद होता है। तो अभी समाचार में आया है, तो हम इन्हीं पर परखेंगे कि क्या वर्तमान घटनाओं में इसका संबंध है। अगर वर्तमान घटनाओं से संबंध है तो हम इसको याद करना है। अब हम देखें कि वर्तमान घटनाएं घट गई है, क्या भविष्य में इसकी कोई और संभावना है, इस पर कुछ है? तो फिर भविष्य में कोई ज़्यादा इस पर नहीं आने वाला है सवाल, क्योंकि ये धर्म से अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जुड़ा हुआ। तो ऐसे हजारों संस्थान हैं जो अपने धर्म से प्रचार प्रसार करने के लिए अपने नए नए तरीके अपनाते हैं। तो ये भविष्य में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है,
लेकिन चूंकि इसका अतीत से संबंध रहा है तो हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आप लोग इसके बारे में डिटेल से जहाँ कहीं भी मिलने पढ़ने के लिए मिले तो इसके अतीत के बारे में जानने का प्रयास करें। तो इन सारे चीज़ें हमें तो दोस्तों 10 दिनों में कुल मिलाकर यही 6-7 ऐसे हमें मिले जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वरना वैसे मोबाइल पर आपके तो प्रतिदिन 15-20 करंट अफेयर आते रहते थे, 15-20-25 भी आते हैं, लेकिन उन सब का कोई मायने मतलब नहीं है। मायने मतलब है तो इन 2 कैटेगरी पर उसको तर्क वितर्क करके सोचने समझिए और उसको फिर विचार करिए कि क्या ये भविष्य के लिए उपयोगी है या फिर अतीत से उसका कोई संबंध है। करंट अफेयर पढ़ने का ये तरीका है। तो दोस्तों ये मगध IAS आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज शुरू किया है और हम 10-10 दिन पर ये करंट अफेयर बनाएंगे। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर इसमें अगर कोई कमी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम उसमें सुधार करने के लिए आपसे चाहते हैं कि आप हमें कुछ बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।